हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैकलिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि जो हमारे देश में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन फैला था, इसको दूर करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए हमारी सोसाइटी में किस तरह के कदम उठाए गए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज बनाई, किस तरह से हमारी सोसाइटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए कि इनइक्वालिटी ना हो और ना ही लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, इसको दूर करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनी। The discrimination and types of inequalities that you have read about exist in more societies across the world. The challenge before us is to tackle and overcome these problems. Every individual wishes to lead a life of dignity, and a society or system that denies the opportunities for it is unjust and unfair. Thus, principles of equality and justice need to be secured and maintained in order for a society to be progressive and peaceful. कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कंट्री है, वो तभी प्रोग्रेसिव हो सकती है, तभी वो डेवलप हो सकती है अगर वहां पर रहने वाले सभी सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले, किसी तरह की इनइक्वालिटी ना हो और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब इसे टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से स्टेप्स बनाए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स टू टैकल inequality and discrimination. The preamble of the Indian Constitution categorically mentions justice, liberty, and equality as the founding ideals of Indian democracy and further pledges to secure these ideals for its citizens. The government is bound to ensure the implementation of programs and policies that provide legal security to those who suffer from any kind of social, political, and economic discrimination. जो हमारी सोसाइटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सोसाइटी में से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक टैगलाइन बनाई, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हमारे गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बाउंड है कि किसी भी तरह के जो हमारे प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उन्हें इस तरह से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे कि जो हमारी सोसाइटी में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो सके। किसी भी इंसान को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को एक तरफ से हेल्प करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन सब प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके, और कॉन्स्टिट्यूशन इस पर नजर भी रखता है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ बात करेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इससे पहले तो हमने उसके बारे में बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दे दिए, जिसकी वजह से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े और किसी भी तरह से इनइक्वालिटी ना आए हमारी सोसाइटी में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए। जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने इसे रिमूव करने के लिए, इनइक्वालिटी इनको रिमूव करने के लिए जो जो पॉलिसीज बनाई वो हैं द नेशनल लिटरेरी प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जवाहर रोजगार योजना एंड द मिड डे मील स्कीम। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिन पॉलिसीज से डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान इसलिए बनाया गया ताकि सभी बच्चों को इक्वल राइट्स मिल सके एजुकेशन के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, कि गर्ल और बॉय हैं इनको एजुकेशन इक्वल दी जाए। उसके अलावा लोगों को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना बनाई गई, यहाँ तक कि लोग साथ में बैठकर जो बच्चे हैं वो खाना खा सकें, कास्ट सिस्टम के बेसिस पर उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम बनाई गई। सबसे पहले मिड डे मील स्कीम जो है वो 1960 में तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। और ये किस तरह से स्टार्ट की गई थी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो एक छोटा सा बच्चा होता है विलेज में, वो एक बार क्या करते हैं, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के, कामराज, वो एक बार एक स्कूल में विजिट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी एक छोटे बच्चे से बात होती है। व्हेन कामराज आस्क्ड हिम एज टू व्हाई ही वाज प्लेइंग ऑन द रोड इंस्टेड ऑफ बीइंग इन स्कूल, द बॉय रिप्लाइड, इफ आई गो टू स्कूल आई विल if I go to school, will you give me food to eat? I can learn only if I eat. The boy's innocent reply brought the idea of midday meal, which was later adopted by other states like Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, and Odisha. जब वो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं तमिलनाडु के, जब वो जाते हैं वहां पर, तो वहां पर वो देखते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो खेल रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर खेल रहे हो, स्कूल में नहीं गए हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं स्कूल चला जाऊंगा, लेकिन मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब मुझे वहां खाने के लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि जब तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इसी बात को उन्होंने बहुत गहराई से सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने अपने स्टेट में मिड डे मील पॉलिसी को शुरू किया। फिर उनको देखकर बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने अपने स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनको दोपहर को खाना स्कूल में मिलता है।
जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। जो गरीब परिवार के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उन लोगों को कई बार न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता, लेकिन स्कूल में उन लोगों को जो फूड मिलता है, उससे उनकी बेसिक न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। Though these special schemes, the government tries to provide opportunities to the weaker and marginalized sections, including women and चिल्ड्रन। इन्हीं पॉलिसीज को लॉन्च करने से जो गवर्नमेंट है, जो वीकर सेक्शन है हमारे, जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, इन लोगों के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। Now, next topic is struggle to ensure equality in India and other democratic countries. जो इक्वालिटी है, इसको बनाने के लिए जो हमारे देश में और जो दूसरे देश हैं, इन लोगों ने इक्वालिटी के लिए कितना स्ट्रगल किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वो एक दलित फैमिली में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनको ये बहुत झेलना पड़ा, किस तरह से कास्ट सिस्टम के अंडर उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। बचपन से ही उन्हें बहुत कड़वे एक्सपीरियंस मिले हैं इसके रिगार्डिंग कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से कास्ट सिस्टम की वजह से उनको बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। जो स्कूल में जाते थे वो, स्कूल में उनको आगे बैठने की परमिशन नहीं थी, बाकी बच्चे आगे बैठते थे, उन्हें पीछे बिठाया जाता था और कभी-कभी तो उनको नीचे भी बैठने के लिए बोल दिया जाता था। तो इन सभी स्ट्रगल्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माइंड में एक बात लेकर आए कि जो हमारी सोसाइटी है वो अगर इस दलित कम्युनिटी के साथ ऐसा करेगी और डिस्क्रिमिनेशन करेगी तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भी ये बहुत सहना पड़ेगा, जिससे कोई भी कंट्री इजीली प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। जब तक हमारे देश से ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा तो हमारा देश प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। तो उनके माइंड में ये बात आई और फिर उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाली कि किसी भी लोगों को, किसी भी सिटीजन को कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को भी ऐड ऑन किया, ताकि लोगों को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। अगर हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चलेगा तो हमारी सोसाइटी कभी भी फ्यूचर में, हमारा देश और हमारी सोसाइटी कभी भी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे।